तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी सही होंगे मेरे भाई। एक्चुअली क्या हो रहा है कि नींद नहीं आ रही थी मुझे। अभी 3 बज के करीब 3:30 बज चुके हैं रात के। तो सोने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन नहीं, सोचा कि सो लेते हैं लेकिन नहीं नींद आई। ठीक है, तो सोचा कि चलो कोई नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है मैथ के लिए और बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा है, तो मैथ की वीडियो आपके लिए निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैथ का मैं जो शुरू कर रहा हूँ, देखो 2 बातें कहूंगा वो गौर से सुन लो। देखो, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनका मैथ में स्कोर बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, एक जीरो बन पा रहा है, मतलब हो जाता है कभी कभी, बाकी स्कोर उनके, बाकी सब्जेक्ट उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे भी हो पाता है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि जिस ये जो किताब का मैं सॉल्यूशन आपके लिए करवा रहा हूँ, ज्यादा मत करो यार। देखो बस इतना कर लो कि तुम बस इस किताब को 2 से 3 बार, मैंने हर वीडियो में बताया है, हर चीज के लिए बताया कि ज्यादा नहीं, इस वीडियो को 2 से 3 बार कर लो बस। ठीक है, 2 से 3 बार करने के बाद फिर देखो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक कैसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। किताब तो वैसे भी लगानी है आपको, ये तो प्रीवियस वाले प्रश्न करा रहा हूं मैं, तो एक बार करके तो देखो, 2 से 3 बार लगा के देखो, फिर मूक लगा के देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारे स्कोर जो तुम्हारा 3 4 बन रहा था वो ऑटोमेटिक 10 10 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। तो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। और ये नंबर सिस्टम का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये नंबर सिस्टम का मेरे भाई पहला सवाल है आपका, जो बोल रहा है कि मान लीजिए, देखो मेरे साथ पढ़े आप यहाँ से। मान लीजिए x बराबर, मान लीजिए x बराबर, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके। तो मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए x बराबर 6 की पावर, ये मतलब ये है, ठीक है, 633 की पावर 24 है और 264 की पावर 40 है, तो x का इकाई अंक, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट पता करना है मेरे भाई, यूनिट डिजिट। अब मैं यूनिट डिजिट पता करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो चीजें क्या है, इकाई अंक पूछ रहा है यहाँ पे। इकाई अंक पूछने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे इकाई अंक क्या होता है मेरे भाई। देखो, जैसे मान के चलो मैंने 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, यहाँ पे मैं इकाई अंक अगर पूछूं तो 2 3 6 और 6 चौक 24, मतलब अब मुझे यहाँ से तो 24 पंजे में 120 नहीं करूंगा, नहीं, मैं यहाँ पे लास्ट के डिजिट का गुणा करूंगा इसके साथ में। तो 4 पंजे कितना हो गया, 20, यानी 20 का मतलब, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरी संख्या से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, ये तो मेरे भाई सबको पता ही होगा, ये तो सबको पता ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इकाई अंक पता, देखो इकाई अंक कैसे मतलब कैसे पता करते हैं। देखो नंबर होते हैं, एक नंबर होते हैं, चलो मैं बेसिक से समझा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 0। अब इन पे कोई भी, मतलब इन पे कोई भी अगर पावर हो तो इनका मतलब क्या होता है, देखो 2 3 7 8, ठीक है, इन पे जो भी पावर हो, इन पे जो भी पावर हो, तो उस पावर को पता करने के लिए, उस घात को पता करने के लिए हम ऑलवेज वहां पे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट, अब मेरे साथ कंसेप्ट भी समझ लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आप कंसेप्ट सारे के सारे लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब दूसरा, एक तो ये हो गया इकाई अंक के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई, समझ लो। एक होता है 1 5 6 0, इनकी पावर जो भी हो, इनकी पावर जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, इकाई अंक जो होता है हमेशा वही होता है, इकाई अंक भी यही रहता है, इकाई अंक भी यही रहता है जो ये है, इनकी पावर कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने 2 3 7 8 ले लिया, 2 3 7 8 ले लिया, ठीक है, 1 5 6 0, 1 5 6 0, अब बचा क्या, 4 और 6, 4 और 9 बचा, 4 और 9। अब मेरे साथ यहाँ से बस एक चीज और देख लो, फिर हमारा ये कंसेप्ट हो गया खत्म। 4 की पावर मेरे भाई सम है, 4 की पावर अगर सम है तो मेरे भाई 6 आएगा। ठीक है, और 4 की पावर अगर विषम है मेरे भाई, 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है तो मेरे भाई 4 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक की बात कर रहा हूं मैं, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, 9 की पावर, अगर 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर सम है तो मेरे भाई 1 आएगा, और 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है
तो मेरे भाई यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे सवालों के साथ में, चाहे हमारे सवाल बहुत ही कम हो पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो वो कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। देखो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। इकाई अंक को पता कैसे करते हैं? इकाई अंक ये हम पावर के, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक सबसे पहले मैंने बता दिया कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं, गुणा करके, जो मैंने बताया था। दूसरा ये है कि अगर ये हम पावर के बेस पे काम कर रहे हैं, ये हम किसके पावर के बेस पे काम कर रहे हैं, पावर के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे मेरे भाई? पावर के बेस पे काम कर रहे हैं, पावर के बेस पे काम कर रहे हैं, याद रखना, पावर के बेस पे। अब पावर का बेस मतलब वही, जैसे ये पावर है, इसे समझाने, जैसे ये 633 की पावर या 24 है, वैसे यहाँ पे मैं पावर के बेस में समझा रहा हूँ कि 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी हो तो उन पावर पे हम चार, उन पावरों में 4 का डिवाइड करने के बाद में हम पता करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में कितने की पावर है। ठीक है, जैसे 1 5 6 की पावर, ये तो बहुत आसान है। इनकी पावर कुछ भी हो, इनसे कोई मतलब नहीं होता। इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक ये स्वयं रहता है। जैसे 1 की पावर अगर 535 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर अब 600 कितनी भी हो, 700 800 900 1 कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक खाली 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक है, 4 और 9 के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 4 तो 6 आएगा। अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 4 आएगा। ठीक है, मतलब मेरे साथ ये याद कर लो, अगर 4 और 9 के केस में अगर विषम आ रहा है तो पावर तो इकाई का अंक स्वयं बन जाते हैं। ठीक है, अगर वो सम है तो 4 अपनी जगह पे 6 को भेज देगा और 9 अपनी जगह पे 1 को भेज देगा। ये मतलब मैंने याद करने के लिए आपको थोड़ा सा वो बता दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? देखो x की पावर मतलब 633 की पावर, 633 की पावर आपका कितना है? 633 की पावर 24 है, प्लस यहाँ पे 266 की पावर क्या है? 266 की पावर यहाँ पे 40 है। ठीक है, 40 है। अब इसमें इकाई का अंक पता करना है, तो मैंने आपको इकाई का अंक पता करना है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? ठीक है, 2 3 7 8 मतलब 3 आ रहा है। मैंने बताया था 2 3 7 8 मतलब ये 2 3 7 8 अगर ये आ जाए तो हम डिवाइड करेंगे 4 का, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 का, मतलब 3 में। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इतना तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखो मेरी बात सुन लो, जैसे मान के चलो ये है 3 है, 3 की पावर मान के चलो 6 है। ठीक है, 3 की पावर 6 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करो इसे। ठीक है, तो 3 से कितनी कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 2, मतलब कितना बचा? शेषफल कितना बचा यहाँ पे? तो 2 ही तो बचा। तो 3 की पावर 2 मतलब 9। चाहे 3 की पावर अगर हम यहाँ पे 6 बार कर लेंगे, 3 की पावर अगर 6 बार करेंगे, देखो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 2 3 4 5 6 बच गया। 3 तरह का 9। ठीक है मेरे भाई, और 9 के 27, 27 मतलब 7 हो, 7 के 21 मतलब 1 हो गया, और 1 के 3 और 3 तरह का 9, तो क्या 9 ही तो आया? तो यहाँ पे भी तो 9 ही आ रहा था। तो मैंने हमेशा ये बताया था कि जब भी इनकी कुछ भी पावर हो, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल होगा वही यहाँ पे इनकी पावर हो जाएगी, और जब 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अगर इन केस में अगर मान के चलो मेरे भाई कि 3 की पावर यहाँ पे 6 ना होकर के, और 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 6 ना होकर के 3 की पावर यहाँ पे 8 है, और डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना? 4 2 नहीं 8, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो 0 आ गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा भाई, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी ना बचे तो उस केस में हम 4 मान लेंगे पावर। उस केस में क्या मानेंगे? 4। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 हो जाएगी। जब देखो जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब भी हम जो हमारा रिमाइंडर बचता है तो वो हमारी पावर मानी जाएगी। अगर रिमाइंडर ना बचे, मान के चलो पूरा डिवाइड चला जाए, तो क्या मानेंगे? तो फिर हम उस जगह पे 4 मानेंगे। तो पावर क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। ठीक है, तो पावर मानेंगे मेरे भाई 4। ठीक है, पावर क्या मानेंगे? फिर 4 मानेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, पावर मानेंगे फिर 4 मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है मेरे भाई, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब तो जब हम इसमें 3 की पावर कितना ही हो जाएगी? 4 हो जाएगी, प्लस और 6 की, ये तो 6 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है,
क्योंकि चार, 6 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया मेरे भाई 1। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया, देखो 3 तरह का 9, 9 3 27, 27 कितना, 7 21 हो गया, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 1 + 6 बराबर कितना हो गया, 7। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे। ये कह रहा है 51 से 78 तक, 51 से लेकर 78 तक के बीच सभी संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। 51 से 78 तक पहले आपको अभाज्य संख्या निकालनी है, फिर उनका गुणनखंड निकालने के बाद में आपको इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो निकालो मेरे भाई, 51 से लेकर 78 तक निकालनी है आपको। 51 से लेकर 78 तक पहले आपको अभाज्य संख्या निकालनी है, तो निकालो। 51 से लेकर, देखो भाई 53, 53 और 54 57 58, 53 56 57 58, 57 नहीं होगा, 58 59 होगा, 67 61 होगा, 61 के बाद मेरे भाई 67 होगा, 67 67 के बाद 71 होगा, और 71 के बाद मेरे भाई 73 होगा। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या मैंने निकाल दी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ का इनका निकालोगे मल्टीपल, यानी गुणा करोगे। जब इकाई का अंक निकालना है तो मेरे भाई इकाई के अंक पे फोकस करना है आपको, इकाई के अंक पे फोकस करना है, ये याद रखना है। इकाई के अंक पे ही फोकस करना है आपको, इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो करो इकाई के अंक पे फोकस करो मेरे भाई। तो देखो 9 × 27, 27 का मतलब 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 49 का मतलब मेरे भाई 9, और 9 एकम 9, 9 तिया मेरे भाई 27, 27 का मतलब हो गया मेरे भाई 7, तो मेरे भाई हो गया 7। ठीक है, बिल्कुल। अब देखें क्वेश्चन नंबर आगे मेरे भाई। टाइप 2 क्या कह रही है, ये देखो। टाइप 2 क्या कह रही है, देखो 483y7 718 अभाज्य संख्या है, मतलब ये कोई अभाज्य संख्या है, कोई मतलब नहीं है अभाज्य क्या है मेरे भाई, सवाल पढ़ लो। 483y और 718, ठीक है, ये है अभाज्य। अब ये इस संख्या को अभाज्य संख्या 11 से विभाजित किया जाता है। अब इसे मैं जब 11 से डिवाइड करता हूँ, इसे मैं कितने से डिवाइड करता हूँ मेरे भाई, इसे मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ, तो जहां बाई एक अंक है तो बाई की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। ये जो बाई है ना, ये वाला बाई, इस बाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस बाई की वैल्यू पूछ रहा है। हमेशा याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिटिव रूट क्या होता है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। आपको पता है 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो पूछ लो, मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा 6 3, ये क्या ये 11 से डिवाइड है, या मैंने लिखा 6 ये 4, क्या ये 11 से डिवाइड है। ठीक है, क्या ये 11 से डिवाइड है। तो मेरे भाई 11 का डिविजिटिव रूल ये कहता है कि अल्टरनेटिव जो संख्याएं होंगी, अल्टरनेटिव समझते हो, एक को छोड़ के एक को, या तो उनका मल्टीपल 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर आए 0, या फिर 0 आ जाए, ठीक है, या फिर 0 आ जाए। कैसे, मतलब मान के चलो 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, और 6, अब एक तो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 6, तो ये अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, अल्टरनेटिव ऐसे चलते हैं, मतलब अल्टरनेटिव मान के चलो 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, ऐसे अल्टरनेटिव। यानी 3 5 8 और 8 और 7 कितना हो गया मेरे पास, 15, ये 15 हो गया। ठीक है, और अल्टर 6 और 4 10, मतलब 10, तो कितना बचा मेरे भाई, यहाँ पे बचा 5। तो ये वाली संख्या जो है, ये जो है 34,567 जो है, ये 11 से डिवाइड नहीं है, ये क्या है 11 से डिवाइड नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव में यहाँ पे समझा रहा था कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि अल्टरनेटिव किसे बोलते हैं, इसलिए मैंने ये समझाया था आपको। ठीक है, अभी हम सवाल करेंगे आगे। मेरे भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, इसलिए मुझे यार देर लग रही है, ये मत सोचना कि मतलब क्या, मतलब इतना टाइम क्यों मतलब हो रहा है। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ। तो अल्टरनेटिव अब समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटिव किसे किसे बोलते हैं। 3 और 3 6 हो गया, ठीक है, और 6 में से 6 घटाएंगे तो मेरे भाई 0 आएगा, तो मतलब ये वाली संख्या जो है ये 11 से डिवाइड है। अब देखो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 में से 6 घटाएंगे मेरे भाई ये वाली संख्या तो 1 आएगी। तो मतलब मैंने क्या बोला, 1 नहीं आना चाहिए, या तो 11 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए। तो ये वाली संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये वाली संख्या 11 से डिवाइड है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं इतना समझाना चाह रहा था कि 11 का डिविजिबल रूट क्या कहता है। ठीक है, 11 का
11 का डिवीजन रूल क्या कहता है, ठीक है। अब देखो आगे, मैं माइक को चेक कर रहा हूँ, कभी बंद हो जाता है इस वजह से। अब मुझे, अब आप ऑनलाइन तो होने की, तो मुझे बता दो कि भैया ये हो गया, ठीक है। तो मुझे खुद से चेक करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे मेरे भाई। तो लोग क्या करना है आपको, देखो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया, ठीक है। 14 और 8 हो गया मेरे भाई 22, ठीक है, 22 हो गया। अब देखो इसका, देखो 8, 8 प्लस 22, ठीक है, 8 प्लस 22, 22 और 1, 9 प्लस 22, तो माइनस के 9 प्लस 22, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, 22 है, और ये क्या है, 9 है, 9 प्लस 22 है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाली संख्या मुझे 11 से डिवाइड करनी है, ठीक है। अब एक तरफ तो 22 बचा मेरे भाई, एक तरफ बचा 9 प्लस 22। अब इस 22 की जगह पे मैं क्या रख दूं कि या तो 11 आ जाए और या फिर 0 बच जाए। तो मेरे भाई अगर मैं 11 बचाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे बहुत लंबी संख्या रखनी पड़ेगी, जो कि 2 नंबर। भाई अगर मैं यहाँ पे 22 की जगह पे मान के चलो, अगर मैं 11 भी, अगर मैं 10 भी रखता हूँ, 10 भी रखता हूं, तो क्या है, इतना लंबा चला जाएगा ना। सबसे बेस्ट तरीका तो, और 10 से रखने पर तो 19 होगा, और भी तुम्हें बहुत मतलब ज्यादा आगे सोचना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ये है, इतनी तो कोई वो भी नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 प्लस 22 है, सॉरी 9 प्लस 22 है, ठीक है, 9 प्लस 22 है। तो 22 की जगह पे सीधा सीधा आप 2 रख दो ना। तो 22 माइनस के 9 प्लस 2 मतलब क्या हो गया, 11। और 22 में से 11 बचा तो कितना बचा, 11। मतलब या तो 11 बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई 22 की वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे हो कि 5 से बड़ी तो थी नहीं, ठीक है। 22 की वैल्यू 5 से बड़ी तो थी नहीं, आप ऑप्शन में देख रहे हो ना, 22 की वैल्यू के 5 से बड़ी है। अगर मैं 9 की जगह पे अगर मैं 5 रख दूं, तो 9 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 14 हो गया। और 22 में से 14 घटाएंगे क्या, क्योंकि 11 बच रहा है नहीं ना, तो 11 का मल्टीपल बच रहा है ना ही 0 बच रहा है। तो इस जगह पे मुझे 9 प्लस 2 यानी 11, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही होता है, 11 का विभाज्यता का रूल वही होता है। या तो फिर तो 11 बचना चाहिए या फिर क्या, या तो 11 का मल्टीपल बचना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मतलब क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भाज्य। आगे देखेंगे मेरे भाई। मान लीजिए कि x बराबर 500 और 800 के बीच उन संख्याओं का योग है, मतलब x जो है 500 और 800 के बीच उन संख्याओं का योग है जो 12, 16, 18 से विभाज्य है। मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है कि x कोई संख्या है, x कोई संख्या कौन सी संख्या है, x वो संख्या है जो 500 और 800, 500 और 800 के बीच की संख्या है। x मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि x जो है 500 और 800 के बीच, मतलब 500 से बड़ी है और 800 से छोटी है, ठीक है, के बीच उन संख्याओं का योग है जो 12, 16, 18 से विभाज्य है। मतलब इनके बीच में x ऐसी कोई संख्या है जो 12, 16 और 18 से विभाज्य है। तो मेरे भाई 12 और 16 और 18 से विभाज्य है। तो सबसे बेस्ट आपको ये है कि आप इसका एलसीएम ले लो। पहले तो 12, 16, 18 का एलसीएम ले लो। देखो 4 गुणा में 3 इसके फैक्टर कर दो, और 4 गुणा में 4 और 9 गुणा में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 4, यहाँ पे 4 इंटू, यानी यहाँ से 4 लेने का मतलब ये भी 4 ले लिया मैंने, और ये 2 भी आ गया, ठीक है। अब देखो फिर आगे ये 3 है, मतलब यहाँ पे फिर 9 ले लो ये वाला, तो इसके अंदर ये 3 भी आ गया, फिर ये 4, ठीक है। तो 9 चौ 36, 36 का 144, कितना 144, 36 का 144, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम हमारा आ गया मेरे भाई 144। एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया। एलसीएम मेरे भाई कितना आ गया, 144 आ गया। तो 12, 16, 18 का मतलब 12, 16 और 18 का जो एलसीएम आ गया मेरे भाई, वो आ गया 144। बहुत बढ़िया। अब देखो 144 का मतलब आप समझते हो, 144। अब देखो 144 का मतलब ये है कि इससे विभाज्य, मतलब 144 ऐसी, मतलब 12 वो 500, सॉरी 500 और 800 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो 144 से विभाज्य है। 144 से विभाज्य मतलब 144 का ऐसे फैक्टर देखो जो 500 और 800 के बीच में है। ऐसे कितने फैक्टर बन जाएंगे मेरे भाई, देखो 144 के साथ में मैं किसी का भी गुणा कर दूं, मान के चलो जी 144 है, 144 के साथ में 2 का गुणा कर दूं,
तब भी तो ये इससे गुणा भाई, इसकी मतलब इसका मैं इसके साथ गुणा करता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या जो बनेगी वो 144 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 144 के साथ अगर मैं गुणा कर दूं मैं मेरे भाई 144 का ही, या 144 के साथ में गुणा कर दूं मेरे भाई 3 4 5 6, मतलब ये वाली संख्या जो है अगर मैं डिवाइड करूंगा 144 से, क्या ये डिवाइड नहीं होगी? क्योंकि भाई ऑलरेडी यहां से गुणा है, तो क्यों डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई? ये डिवाइड नहीं होगी, बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 144 के साथ में किसी का भी मैं गुणा कर दूं तो मेरे भाई वो 144 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे ये सोचने की समझाने की इतनी मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो मेरा जब एलसीएम आया 144, ठीक है, तो 500 और 800 के बीच में ऐसी कोई संख्या देखो जो 144 से डिवाइड हो। ठीक है, अब 144 के साथ में गुणा करके देख लो, जो 500 और 800 के बीच में आनी चाहिए, कितने गुणा कर दो, कितने गुणा करूं मेरे भाई 144 के साथ? देखो मेरे, तो 144 के साथ पहले मैं यहाँ पे गुणा करना चाहूंगा 3 का। ठीक है, तो मुझे वो संख्या निकालनी है जो 500 और 800 के बीच में हो। तो देखो 4 3 12, 4 3 12 13, और 3 गुण 3 3 गुण 4 432, मतलब 432 वो संख्या तो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मुझे वो चाहिए 500 और 800 के बीच में, तो ये 500 से छोटी है, तो ये तो हो नहीं पाएगी मेरे भाई। तो अब एक बार क्या करेंगे, 144 के साथ में मेरे भाई गुणा करके देखेंगे किसका, 4 का। 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, ठीक है, और 4 गुण 4 एक 5, यानी 576। ठीक है, यानी 500 से बड़ी है, बहुत अच्छी बात है। वो 800 से छोटी है, बहुत अच्छी बात है। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या देखेंगे मेरे भाई, 144 के साथ गुणा करेंगे, मैं 144 के साथ गुणा करूंगा मैं 5 का। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, और 5 और 2 7, 720, यानी कि दूसरी संख्या 720 आ गई। तो ये वाली संख्या मेरे भाई 800 से छोटी है, मतलब दोनों मुझे संख्या वो मिल चुकी है। अगर मैं और आगे चेक करूंगा तो वो संख्या 800 से बड़ी हो जाएगी, तो मुझे वो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं काम करूंगा 575 और तुम्हारी 720 पे, अब इनको जोड़ूंगा मैं मेरे भाई। ठीक है, अब इनको जोड़ दो एक बार, 6 और 9 और 7 5 12। ठीक है, अब इनके इकाई का अंक पूछा है मेरे भाई, सॉरी अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग निकाल दो। 9 6 15, 15 और 15 तो 17 18। ठीक है, कितना आ गया 18। ठीक है, चूंकि 9 6 15, 15 तो 17, 17 18 आ गया, तो क्या 18 ऑप्शन में बिल्कुल है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ समझते चलिए, साथ के साथ समझते चलिए। ये हमारा ये टाइप हमारी मेरे भाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये टाइप हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये टाइप हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 यहाँ पे शुरू हो चुकी है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 5 चालू हो चुका है आपका। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 और 26 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या क्या है? मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है? देखो, अगर मैं कहूँ 7 का वर्गमूल, अगर मैं कहूँ मान चलो मैं कहूँ 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल मतलब ये रहा, वर्गमूल मतलब ये वाला निशान। और वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है ये। वर्ग और वर्गमूल में अंतर आप समझिए पहले, वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझिए आप, क्या होता है वर्गमूल? वर्ग निकाले 7 का 49 का वर्गमूल निकालो, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया? ये रहा वर्गमूल। ठीक है, ये रहा वर्गमूल, ये निशान है। वर्ग का मतलब ये रहा वर्ग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 और 26 है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 और 26 है, एक संख्या का वर्गमूल 7 है। मान के चलो दो धनात्मक संख्या मैंने मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों धनात्मक संख्या है, इनके वर्गों का योग जो है 24 और 26 है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इनका योग कितना है? 24 और 26 है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सवाल नहीं कहा। और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, और एक संख्या मतलब एक संख्या का वर्गमूल 7 है, मतलब एक संख्या मैंने इसमें से x मान ली, मान के चला कि x का जो वर्गमूल है वो कितना है? 7 है। x का वर्गमूल 7 है। ठीक है, क्योंकि एक संख्या का वर्गमूल, यहाँ पे एक संख्या का वर्गमूल कितना है? 7 है। तो मैंने आपको वर्गमूल बताया था, एक संख्या मतलब इनमें से मैंने एक संख्या x मान ली, x का वर्गमूल 7 है। अब मुझे आप ये बताओ कि इधर अगर अंडर रूट है, अगर मैं इसमें से अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर यहाँ पे क्या स्क्वायर आ जाएगा ना मेरे भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग, मतलब x बराबर 49। x बराबर क्या आ गया? 49।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, एक्स की वैल्यू 49 आ गई। तो मतलब यहाँ से मैं उठा के 49 यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो 49 का वर्ग, क्योंकि एक्स की वैल्यू भाई 49 आ गई ना, 49 का वर्ग प्लस 22 प्लस 22 बराबर 24 26। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, अब देखो 49 का वर्ग कितना होता है, 49 का वर्ग होता है मेरे भाई 2421। 2421 प्लस 22 बराबर 2426। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब देखो 2421 अगर इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा मेरे भाई 25। यानी कि बाई की वैल्यू आ गई 5। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बहुत अच्छी बात है, बाई की वैल्यू 5 आ गई, बाई की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 5 आ गई। दूसरी संख्या तो पूछ रहा है भाई, पहली देखो दूसरी संख्या तो पूछ रहा है भाई, एक की वैल्यू तुमने निकाल ली थी अभी। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू 49 आ गई थी ना, एक वैल्यू मेरे भाई 49 आ गई ना, आ गई थी ना। दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, जो कि हमने अभी अभी निकाली है। ठीक है, तो भली बात ही आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। मेरे साथ बस कुछ नहीं करना है, जितना मैं समय यहाँ पे दे रहा हूँ उतना ही समय आपको भी देना है। प्लीज अगर मेरी वीडियोस, अगर आप यहाँ तक आए हो देखते देखते, वैसे वैसे तो मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे डाइस वाली वीडियो देखी, बोलते सब है कि भैया लाओ लाओ वीडियो, जब मैं लेके आता हूँ तो एंड तक कोई पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ तक हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि हाँ भैया मैं यहाँ तक हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कोई बात नहीं, जो देखेगा वो अपने लिए मेरे भाई फायदेमंद करेगा, और नहीं देखेगा तो वो उसके लिए। ठीक है, दो संख्या को गुणनफल, देखो दो संख्या को गुणनफल 120 है मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्या गुणनफल 120 है, मैंने 120 मान लिया। ठीक है, तो ये कह रहा उनके वर्गों का योगफल 289 है। इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 289 है, 289 है। तो मुझे ऐसी दो संख्या लेनी पड़ेंगी जिनका गुणा करने पर 120 आ जाए, और उनका वर्ग करूं तो 289 आ जाए। 289 का मतलब मुझे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे 4 गुणा में 30 भी करता हूं तब भी तो मेरे भाई 120 होगा, लेकिन 30 में ले नहीं सकता, क्योंकि 30 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये 900 हो रहा है, तो ये तो 289 है। तो मुझे यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी बैक जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे 30 या पे 15 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 8 मान लो, तो 15 8 कितना हो गया, 120 हो गया। बहुत अच्छी बात है, अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो 120 आ गया। अब इनका एक बार वर्ग और करके देख लेता हूँ। बाई की जगह पे मुझे 8 रखना है, मतलब एक्स की जगह पे 8 रखना है, और बाई की जगह पे 15 रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग कितना होगा, 64 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाई, 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 की इसकी जगह पे ये रखना है ना, तो 8 की जगह 64 64 प्लस बाई का 15 को 225, 15 का 225 अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो 5 4 9 और 2, 5 4 9 और 2 और 6, 6 2 8 हो गया। ठीक है, और 2 289 बिल्कुल सही है। तो ये हमारा 289, देखो वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर 289 आ गया, और इनको गुणा करने पर आपस में 120 आ गया। तो हमारी संख्या जो है एक 8 होगी, एक 15 होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो इनके संख्याओं के अंतर पूछ रहा है। तो 8 और 15 का अंतर कितना हो गया, 8 और 15 का अंतर क्या हो गया मेरे भाई, 8 और 15 का आपको नहीं पता कितना हो गया अंतर, इनका अंतर हो गया मेरे भाई 7। 8 और 15 का अंतर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है 7वां, अगला सवाल हमारा कह रहा है 7वां। 7वां क्या कह रहा है, 2983 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि परिणामी संख्या 9 10 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखो मेरे भाई 2983, 2983 में से ऐसी कौन सी संख्या मैं घटाऊं कि परिणामी संख्या 9 10 और 15 से विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड होनी चाहिए, 9 10 और 15 से डिवाइड हो जानी चाहिए। एक तो ये तरीका है कि 9 10 15 का आप एलसीएम ले लो, तो ये मेथड तो होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये मेथड तो मेरे भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, देखो दूसरा मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि 9 10 15 से विभाजित करने पर, अब देखो 2983 में से मैं घटाऊं क्या, ये ऑप्शन देखो, और ये क्या कह रहा है छोटी से छोटी संख्या घटानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं 9 घटा के देखूंगा सबसे पहले, जबकि आंसर तो मेरे तो सामने है भाई, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जब मैं यहाँ से क्या घटाऊं क्या कर, मतलब पर मैं यहाँ पे 9 यहाँ पे घटा के देख ले रहा हूँ कि छोटी से छोटी संख्या उसने बोली, तो 9 घटाओ इसमें से। ठीक है,
तो 9 घटाएंगे, 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक ठीक है, ठीक है, 9 4 13 होता है। ठीक है, अब देखो 7 बचा यहाँ पे, तो यहाँ 29, 2974, 2974। अब देखो इनमें से जब मैं 9 घटाया, क्या इनमें से मैं 10 से, सबसे आसान तरीका होता है 10 से डिवाइड करने पर। देखो जब 10 का डिवीजन ये होता है, अगर मान के चलो अगर मैं 3 4 5 अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, तो मतलब जो लास्ट वाली जो संख्या होती है वही इसका मतलब जो शेष पर शेष वही बचता है। 10 से डिवाइड करने का मतलब यही है, क्योंकि आपको पता है कि 340 में तो सीधा सीधा जाएगा भाई, 5 ही तो बचेगा। तो पीछे जो संख्या होती है वही हमेशा शेष बचती है 10 के केस में। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा ना शेष पर, जबकि बचना चाहिए 3। ये बोल रहा है देखो 3 शेष बचना चाहिए, 3 शेष, ये बोल रहा है 3 शेष बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 4। तो हमारी 9 वाला केस तो फेल हो गया। अब हम देखो अगला संख्या चेक करेंगे, अगली संख्या चेक करेंगे। अगली संख्या कौन सी है मेरे भाई, अगली संख्या है आपकी 9 के बाद, 9 सॉरी ये रहा 9 के बाद ये है 10। ठीक है, इसमें से अगर हम 10 घटाएं, इसमें से अगर हम 10 घटाएं तो हो गया 2973। और 2973 में अगर डिवाइड करेंगे हम 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से, तो मैंने आपको बताया था कि वही 10 का डिवाइड जब भी हम करते तो लास्ट वाली संख्या हमेशा बचती है, तो 3। तो हमें 3 ही बचानी थी, हमें 3 ही बचानी थी। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 10 हो गई। और वैसे भी मेरी बात ध्यान से सुनो, वैसे भी मुझे ध्यान से सुनो, इतना आपको तामझाम यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 2983 में से हमें कौन सी संख्या घटाएंगे, 3 से बचना है। आपको पता है कि मुझे 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10 से डिवाइड करना है और मुझे 3 से इस पर बचाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या घटाऊंगा से, आपको नहीं पता। यहाँ पे 3 ही, 10 के केस में 3 ही रहना चाहिए। और 3 जब रहेगा लास्ट में, 3 जब बचेगा जब आप इसमें से 10 घटाओगे। तो जब 10 घटाओगे तो 2973 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे जब भी, तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, 3 ही बचेगा। तो इतना आपको वहां पे इतना जाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो यहीं से आंसर पता होना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 716 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 716, 837 और 2545 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, x माइनस y का मान क्या है। यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, 716, 716, 1837, 1837 और 2545 और 2545। देखो 2545, 2545 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या जो है x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में 22 शेष पर बचता है। ठीक है, x सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, इस केस में आपने देखा होगा तो छोटी से छोटी संख्या जब भी हमें पता करनी है इनमें संख्याओं में से, और बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी होती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी हमें प्राप्त करनी होती है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, अब ये इस तरह की संख्या दे दी है और यहाँ से बोला सबसे बड़ी संख्या, तो हमें पता है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालने का तरीका ये है डिफरेंस, इन तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल लो। देखो डिफरेंस निकाल लो मेरे भाई, इसमें से ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 6 घटे 1 बचेगा, 3 में से 1 घटा 2 बचेगा, और ये इसमें से एक और ये 1, 8 में से 7 बचेगा, 1 11 से 21 ये बच गया। अब यहाँ से इसमें से घटा लो, 15 में से 7 गए तो कितने बचे मेरे भाई, 7 और 3 8। ठीक है, 8 बचेंगे मेरे भाई, और ये 0 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से इसे घटाएंगे तो मेरे भाई 2 और 7, 708। अब देखो ये इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, एक बार इसमें से ये और घटा दो मेरे भाई, तो घटाओ 15 में से 6, 9 6 15 यानी कि 9। ठीक है, यहाँ से घटाओ ना, 15 6 4 और 5 9, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो मैं चेक कर रहा था, तो इसमें से ये घटाएंगे, और 3 में से ये वाला, 3 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो 2 बचेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे बचा 25। ठीक है, तो 25 में से मैं ये, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, तो 25 में से ये घटाऊंगा मेरे भाई, 7 घटाऊंगा तो घटाओ 5 और 18, 1829। ठीक है, 1829, तो ये बचा 1829, 1121 और 708। अब ये वाली संख्या, अब इसका आप डिफरेंट लो मेरे भाई, अब डिफरेंट लो इसका, लो डिफरेंट यहाँ से। अब देखो 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 0 1 बचा, सॉरी 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 1 7 4 413। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका डिफरेंट लो,
9 में से मेरे भाई एक एक बचा तो 8 बचा। और ये जो है 9 में से जब मैं यहाँ से इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे ये बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा मेरे भाई, और 18 में से ये 708 बचा, तो ये 708 बचा। यहाँ से डिफरेंट लो, 8 में से ये गया तो 3 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, ठीक है। और ये जो है 10 में से 9 बचा, और ये बचा 6 में से 2, 298 ये बचा। अब ये 295 बचा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचा? 295 बचा। अब इसमें से क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखो 5 इंटू इसका फैक्टर कर लो, 25 और 5 नंबर 45 यानी 59, तो वो 59 हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका। 59 वो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बड़ी संख्या जो हमारा फैक्टर निकले उसमें से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या क्या है? 59 है। तो हमारी जो बड़ी संख्या हो गई वो एक्स की वैल्यू जो हो गई वो होगी 59। एक्स की वैल्यू जो हो गई वो 59 हो गई, ठीक है। क्योंकि वो इसी के बारे में बात कर रहा था, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 59 हमारा ये निकल चुका है, ठीक है। 59 हमारा ये निकल चुका है। अब देखो, अब प्रत्येक स्थिति में अगर शेषफल बाई होता है, मतलब x से विभाजित किया जाता है, जब भी हम किसी भी संख्या को आप 59 से डिवाइड कर लो, चलो मैं 716 इसी को पहली वाली संख्या को मैं 59 से डिवाइड कर लेता हूँ। 59 से जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो 59 11 में से 2 बचा और 1 बचा, ठीक है। ये 6 बचा इन द एंड में 2, 59 इंटू 2 करेंगे तो 118, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बचेगा 2, 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा? 8। तो ये शेषफल कितना बचा? यहाँ पे 8 बचा। शेषफल कितना बचा? 8 बचा, ठीक है। शेषफल 8 बचा। अब ये पूछ रहा है x माइनस वाई का मान क्या है, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई, y की वैल्यू क्या? 8 आएगी। y की वैल्यू हमारी 8 आ गई। जब भी हम इसे घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे 59 में से हम अगर 8 घटाएंगे तो ये 51 आएगा। कितना आएगा? 51 आएगा। कितना आएगा? 51 आएगा। तो हमारा ये 51 हमारा ये आंसर हो गया, यहाँ पे 51 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। 51 हमारा ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 कह रहा है जबकि संख्या को 4, 5, 6 और 9 4, 5, 6, 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। यदि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 9 तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। मतलब 4, 5, 6, 9 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है मेरे भाई जैसे 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6, 9 से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। जब भी हम उस संख्या को 4, 5, 6, 9 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। यदि संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताना कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है मेरे भाई। इस संख्या को जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ 3 शेषफल बचता है। तो पहले इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई। इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया? इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम देखो 4, देखो 2 गुणा में 2, ठीक है, ये हो गया 5 तो होगा इसका, ठीक है। और 2 गुणा में 3 ये होगा, और 3 गुणा में 3 ये होगा, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ले लो यहाँ से, देखो मैंने यहाँ से 2 ले लिया, ये वाला 2 ले लिया, तो यहाँ से ये 2 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये 2 लेना पड़ेगा, तो ये 2 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 तो लेना ही लेना पड़ेगा, तो ये 5 भी ले लिया मैंने। यहाँ से ये 9 ले लूँ सीधा, ये 9 ले लिया, ठीक है। तो 9 पन्ना 45, 45, 90, 180। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 180। एलसीएम मेरे भाई 180 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 180। 4, 6, 9 का मतलब एलसीएम आ गया 180। एलसीएम आ गया मेरे भाई 180। मतलब 180 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, मतलब इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो शेषफल 3 आता है। इससे मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो शेषफल 3 आता है, ठीक है। तो इससे मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 180 से अगर मैं इसको 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड करता हूँ तो शेषफल 3 आता है। तो मेरे भाई अब देखो 180 के साथ मुझे ऐसा गुणा करना है कि वो 1000 से के अप्रोक्स में ही रहे, 1000 के अप्रोक्स में ही रहे, ठीक है। तब 180 के साथ तभी तो वो डिवाइड हो पाएगी। 180 पे 180 के भाई 180 के साथ मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई संख्या है उसके साथ में किसी का भी डिवाइड कर दूं तो वो संख्या हमेशा उससे डिवाइड रहती है, ठीक है। तो देखो 180 के साथ में आपको ऐसा डिवाइड करना है जो 1000 के नजदीक हो, चुकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी बनी रहे, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी बनी रहे, और तो ठीक है। तो देखो 180 के संग अगर मैं 4 का डिवाइड कर 4 का गुणा करता हूँ, 18 चक्को 72, 720, ठीक है, 720 रहता है ये। तो ये तो भाई 1000 से बहुत कम है,
तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसके साथ में 5 का गुणा कर दूं, इसके साथ में अगर 5 का गुणा कर दूं मैं यहाँ पे 18 पंजे 90 यानी कि 900, तो ये भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ये भी नहीं हो पाएगा कि 1000 से ये भी छोटा है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या तो बन ही नहीं पा रही है ना। तो 18 चक्के 108, 18 चक्के 108, बहुत बढ़िया। 108 का मतलब हो गया ये 1080। इसका गुणा करें, देखो 0 की 0, 6 48, 6 कम 6 6 6 10, 1080 आ गया। तो ये लगभग इसके साथ है, क्योंकि हमने गुणा करके देख लिया ना। ये बिल्कुल एक इसके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन पा रही है, जो 1080 से मतलब 180 से डिवाइड है। ठीक है, अब ये तो डिवाइड है, लेकिन डिवाइड करने के पश्चात में मुझे 3 भी तो बचाना है। वो ये बोलता है कि देखो ये कह रहा था कि 4 5 6 9 से डिवाइड करने के बाद भी 3 शेषफल बचता है, 3 शेषफल। तो इसमें 3 शेषफल बचाने के लिए मुझे इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। भाई जितना शेषफल बचाना है वो जोड़ना ही तो पड़ेगा। मान के चलो कोई भी संख्या है, 5 10 है, 10 को मैं 5 डिवाइड करूं तो 5 दूनी 10 पूरी पूरी डिवाइड है। लेकिन जितना मुझे उसमें शेषफल चाहिए, जैसे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं उसमें वो जोड़ूंगा, 13 करूंगा। 10 में मुझे अगर 3 शेषफल चाहिए तो 10 में मैं 3 जोड़ दूंगा, तो 13 हो जाएगा। जब मैं 5 डिवाइड करूंगा तो तब 3 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही है, जब 1080 जो है 180 से पूरी पूरी डिवाइड है, मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए, तो वो रिमाइंडर मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो वो रिमाइंडर मैंने जोड़ दिया, तो संख्या बनी कितनी? 1083। 1083 बन गई, वो संख्या हमारी 1083 बन गई। अब वो कह रहा है क्या कि संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसके अंकों का योग 8 3 कितना हो गया? 8 3 11 और 1 12। 8 3 11 और 1 12, मतलब वो संख्या हमारी 12 निकली। वो संख्या हमारी क्या निकली मेरे भाई? 12 निकली। वो संख्या हमारी क्या निकली? 12 निकली। 8 3 11 और 1 12। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए और मैं समझा भी रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखो सवाल वही है, पहले छोटी 4 अंकों की छोटी संख्या थी, अब ये 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। चलो ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक दूसरे तरीके से समझाऊं आपको। 4 5 6 9, 4 5 6 और 9। ठीक है, ये संख्या है। इसका जो हमने अभी एलसीएम निकाला था वो 180 निकला था। ठीक है, अब ये संख्या है, इससे मैं जो है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या डिवाइड करता हूं। ठीक है, विभाजित करता हूं तो हमें 3 शेषफल चाहिए। तो मैं यहां से जब मैं से 180 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 3 शेषफल चाहिए, तो गुणा करो। 180 से एक बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी 5 बार जाएगा। 18 पंजे 90, तो बच कितना गया? 100 बच गया। बहुत बढ़िया भैया, 100 बच गया। अब मुझे ये बताओ ना, तो यहाँ पे कोई संख्या है 180 से मुझे डिवाइड करना है, ये तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, ये तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें मैं कितना और जोड़ दूं। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अभी जोड़ सकता हूं। मैं यहाँ पे अभी देखो 1000 है, 1000 है, अगर 1000 में मैं अगर 90 जोड़ दूं, 90 जोड़ दूं, तो मुझे आप ये बताओ क्या ये 6 7 अंक 8 8 9 10 11 12 13 14 अंकों की हो जाएगी? नहीं। अब फिर भी तो ये 4 अंकों की ही रहेगी, फिर भी ये 4 अंकों की रहेगी। मतलब मैं कितना भी जोड़ दूं, अभी इसमें इतना लिमिट के हिसाब से इतना जोड़ दूं कि ये 4 अंकों की ही रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ अभी इसमें, अभी यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ। मान के चलो अगर यही 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या होती, अगर मैं यहाँ पे 4 अंकों की ये है बड़ी से बड़ी संख्या होती, अगर मैं इसमें एक भी जोड़ता तो ये मेरे भाई 5 अंकों की बन जाती। तो क्या 5 अंकों की बन जाती है? इसलिए मैं बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकता, लेकिन छोटी से छोटी संख्या बोली है यहाँ पे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो लेकिन 180 से ये डिवाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी बढ़ा सकता हूँ इस संख्या में। मैं जितना चाहूँ अभी बढ़ा सकता हूँ अपने लिमिट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे ये आप मुझे बताओ कि जब मैं 180 से डिवाइड करता हूँ तो ये 100 बच गया, लेकिन अभी ये डिवाइड पूरा, भाई मुझे तो पूरा पूरा डिवाइड करना है ना। उसने बोला कि पूरी पूरी तरह डिवाइड है वो संख्या, तो पूरी पूरी डिवाइड करने के लिए अब मैं इसमें क्या जोड़ दूं? तो आप कहोगे भैया इसमें 80 और जोड़ दो, तो ये 80 और जोड़ दोगे तो ये जो है 180 बन जाएगी। अब ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड है, अब ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड है, तो मुझे इस संख्या में भी 80 जोड़ना पड़ेगा। 1000 में मुझे भी 80 जोड़ना पड़ेगा, तब ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो ये होगी 1080। ठीक है, अब 1080 तो हो गई। अब आप मुझे बता दो कि उसने 3 शेषफल भी और मांगा है अपनी तरफ से, डिमांड की है उसने,
उसमें कहा है कि भैया मुझे 3 शेषफल और दो, तो 3 शेषफल देने के लिए मुझे 3 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो ये 1083 हो जाएगा। अब इसके अंकों का योग करोगे तो 8 3 11 1 12 ये हो जाएगा। तो भाई पहला वाला मेथड मैंने तब कराया था अभी जस्ट पहले, वो समझ लेना। अगर वो समझ में नहीं आया हो तो दूसरा वाला मेथड ये मैंने करा दिया आपके सामने। अब सवाल चेंज कर लें, अब तो सवाल चेंज कर लें। अब सवाल चलो ये वाला हम कर रहे थे कि 10वां। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 16 16 28 40 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है। अब देखो मेथड वही पहला वाला जो मैंने आपको बताया था। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहोगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है, बहुत बढ़िया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, जिसे 16 28 40 और जिसे 16 28 40 और 48 इससे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है। भाई मेरे भाई जब भी इसका हम वो करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1680 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने में मैं टाइम खराब नहीं कर रहा। इसका एलसीएम जो हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1680 आएगा। ठीक है, अब 1680 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है, मतलब इससे मैं इसे डिवाइड करता हूं तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है? प्रत्येक स्थिति में मेरे भाई 11 शेषफल बचता है। ठीक है, अब मुझे इसके साथ में इतने का गुणा करना पड़ेगा, ऐसी संख्या गुणा करूं जो 999 की लमसम मतलब बनी रहे। ठीक है, तो मैं इसके साथ में गुणा करूं मेरे भाई 5 का गुणा 16 पंजे 80 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 का गुणा कर रहा हूं तो 0 8 पंजे 40 की 0 4 और 6 पंजे 30 30 और 4 34 यानी 3 बचा। 5 5 5 3 8 8400। ठीक है, 8400 तो लगभग इसके नजदीक है, लगभग इसके नजदीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं 6 का गुणा करके देख लेता हूँ। 1680 में गुणा 6 का गुणा कर लेता हूँ। 0 6 48 8 हासिल है 4 और 6 36 3600 और 40 4 6 कम 6 6 4 10, मतलब ये तो आगे निकल गया। तो ये वाली संख्या तो भाई 5 अंकों की संख्या बन गई, ये हमें 4 अंकों की संख्या थी तो ये 6 वाला तो मेरे भाई ये हो गया विफल। तो हमारा 4 वाला ही पास हुआ, 4 वाला ही 5 वाला ही पास हुआ ये वाला। 5 का गुणा करना है मुझे यहाँ पे, कितने का? 5 का गुणा करना है। ठीक है, 5 वाला तो 8400। तो वो संख्या बन गई मेरे भाई 8400। ठीक है, 8400 संख्या बन गई। लेकिन अभी मुझे इसमें क्या कितना शेषफल बचाना है? वो संख्या ये है जो डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या 11 शेषफल और बचाना है मुझे। ठीक है, तो 11, अब इसमें 11 और जोड़ दो मेरे भाई 8400 में। तो 8400 में अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 8411 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है अंकों का योग पूछ रहा है कि हाँ ये भी अंकों का योग पूछ रहा है, तो निकाल दो मेरे भाई। 8 4 12 13 14 यानी कि 14। अंकों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? अंकों का योग हो जाएगा मेरे भाई 14। अंकों का योग हो जाएगा मेरे भाई 14। ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा 14। ठीक है, अंकों का योग कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया कि मैं एक बार रिवाइज करा दूं? रिवाइज करा दूं? देखो एक बार समझ लो, अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए, इसे छोड़ो, मान लीजिए क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है। ठीक है, x जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की जब मैंने सबसे बड़ी संख्या ले ली तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये समझा रहा हूं मैं। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये ले ली। अब ये जो संख्या है वो 16 28 40 और 48 से डिवाइड है मेरे भाई। तो मतलब इससे डिवाइड है तो इनकी एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो मैंने इनका जो एलसीएम लिया वो कितना आ गया? 1680। ठीक है, 1680। अब देखो मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसी कोई संख्या आपको बनानी है जो इसके नजदीक बन जाए, तो हम डिवाइड करके देखें, मतलब इनटू करके देख लेंगे, गुणा करके देख लेंगे। अगर 999 से ऊपर है तो वो हमारी नहीं होगी संख्या, लेकिन वो छोटी रह जाए, लेकिन इससे बड़ी मतलब इसके नजदीक हो जाए। मतलब समझ में आ रहा है? 4 अंकों की वो संख्या रहे, बड़ी से बड़ी भी बन जाए, इसका मल्टीपल भी हो, तो 4 अंकों की भी हो। तो मैं यहाँ पे गुणा करके देखूंगा। जब मैंने 5 का गुणा करके देखा तो 8400 हो गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने 6 का भी गुणा करके देखा था, लेकिन 6 का जैसे गुणा करता हूँ तो वो संख्या 5 अंकों की बन जाती है, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। तो ये हमारी 8400 बन गई। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना भी हमें चाहिए रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमें ऐड करना पड़ता है। तो मुझे 11 रिमाइंडर चाहिए था, तो 11 रिमाइंडर चाहिए चाहने के लिए मुझे मेरे भाई यहाँ पे क्या 8400 वो 11 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने 11 ऐड किया तो ये, जब मैंने इसके अंकों का योग किया तो 8 4 12 13 14।
8 4 12 11 14, ठीक है। 8 4 ये ठीक है, तो 10 से ऊपर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 10 से ऊपर ये जो भी है मेरा, तो देखो भाई 11वां देखो, 11वां, ठीक है। 1 मिनट जरा रुकेंगे, एक थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काउंट करना है, यहाँ पे कुछ वो करना है। अब देखो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छा 11वां आ गया। 11वां क्या कह रहा है मेरे भाई, 11वां क्या कह रहा है, 11वां देखेंगे। 11वां क्या कह रहा है, 11वां भाग देने की क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना होता है। यदि शेषफल 42 है तो परिणाम क्या होगा। मेरे भाई एक बात ध्यान रख लें, मैंने आपको बताया था कि चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला होता है एक इसमें कि भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है आपका, चलो इसी तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ये। अब मुझे ये बताओ भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। मान चलो मैंने x से भाग दिया y, और कितनी बार गया, x से मैंने भाग दिया y में और गया a बार, मतलब 3 बार गया, 3 बार गया और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहां से मुझे पता करना है कि इसमें क्या है, क्या क्या कौन सी चीज क्या है। तो देखो भाई जिससे मैं भाग दे रहा हूं तो ये तो भाजक हो गया, ये हो गया भाजक, ठीक है। जो शेष बच गया वो शेषफल हो गया, ठीक है, वो शेषफल हो गया। और जो जितनी बार भाग गया वो भागफल हो गया, वो क्या हो गया, भागफल, ठीक है। और जिसमें मैं भाग लगा रहा हूं वो भाज्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब आपके भली भांति समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब ये जो है जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूं वो तो भाजक हो गया, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो शेषफल हो गया आपका, ठीक है। और जितनी बार वो भाग जा रहा है वो भागफल हो गया, और जिसमें भाग जा रहा है वो भाज्य हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस फॉर्मूले के बेस पे ही हम काम करेंगे, क्या करेंगे। देखो भाग देने की क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है यदि शेषफल 42 है। यहाँ पे इसने एक गलती कर दी कि हमें शेषफल बता दिया, शेषफल क्या है, शेषफल इसने बता दिया 42, शेषफल क्या है 42 है, शेषफल क्या है 42 है। अब देखो यदि भाग देने की क्रिया भाजक जो है भागफल का 12 गुना, किसके बारे में बात हो रही है, भाजक के बारे में बात हो रही है, भाजक के बारे में बात हो रही है, भाजक के बारे में। भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो ये जो है भाजक, भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का कितना गुना है मेरे भाई, 6 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है ये। तो 6 गुना कर दो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25, मतलब 252, ठीक है। भाजक ये आ गया। अब जो भाज्य जो है, अब देखो भाजक जो है भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। भागफल का 12 गुना है, इसका ये 12 गुना है, इसका ये जो है 12 गुना है। तो इसका ये जो 12 गुना है, मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे 12, 12 दूनी 24 और 12 गुण 12, ठीक है। अब इसका ये 12 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप मुझे ये बता दो। देखो इसके बारे में ये कहा था, इसके बारे में ये कहा था कि भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का ये 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, और इसका ये 12 गुना है, इसका ये 12 गुना है। तो आप मुझे पता कर दो कि ये इसका तो शेषफल का तो ये 6 गुना है, हो गया कि नहीं हो गया। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25 हो गया, और 12 गुण 12, 12 दूनी 24, 25 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना। अरे यार अब तो कुछ करना ही, अरे यार सॉरी, देखो अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, अब तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब तो सीधा सीधा इसमें आपको गुणा करना है, ये प्लस है, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस अब इन्हें कर लो गुणा। तो कर लो मेरे भाई, 21 दूनी 42, 4 1 पंजे 105, 105 और 4 109, यानी कि 10, और 21 दूनी 42 और 10 कितना हो गया मेरे भाई 52, ठीक है। कितना बच गया, 52 बच गया। अब देखो अब इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो प्लस के कितना 42,
42 4 9 4 13 3 5334 5334 मेरे भाई, ये रहा आपका 5334, ये रहा आपका 5334। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जब पूर्णांक n को, जब पूर्णांक मेरे भाई n को 9 से डिवाइड किया जाता है तो कितना बचता है, तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब 15n को 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा बेटा। ठीक है मेरे भाई, इस केस में क्या होता है, इस ऐसे सवालों को जब भी करते हैं, जब भी ऐसे सवालों को करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी बात सुनो, जब यहाँ पे डिवाइडर ये सेम होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो डिवाइडर सेम है यहाँ पे, तो ऐसे शेषफल की स्थिति में हम क्या करते हैं, वो जो रिमाइंडर बचता है उसी को, जो ये मतलब यहाँ पे ये सेम होनी चाहिए, ये इसे करने के लिए ये सेम संख्या होनी चाहिए या इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रिमाइंडर को ही ऐसे सवाल बनते हैं इसी केस में, तो रिमाइंडर को हम जो संख्या भाग वाली होती है उसी से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, इसमें चेंज क्या कर दिया है कि इसका ये गुना दे दिया, मतलब एन का ये 15 गुना दे दिया है। जब ये 15 गुना दे दिया है तो मेरे भाई शेषफल को भी 15 गुना कर दो, तो 15 चौक कितना हो गया, 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 15 चौक 60 हो गया, और 9 से डिवाइड तो भाई 9 से देंगे, तो दे दो 9 7 नहीं 9 9 9 36 9 15 9 चक्के 54, तो कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा। ठीक है, 9 चक्के 54 तो हमारा 6 बच गया, ये हमारा 6, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे मेरे भाई। 3 क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य किया जाता है यदि वह संख्या स्वयं, ये यहां से यहां तक तो मेरे भाई ये आपकी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक। ठीक है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या, मान लिया हमने कि एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है। अब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5 से बड़ी तो 7 होती है ना। देखो भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 और 11, ये अभाज्य संख्या होती है। तो के जो हमारी है वो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी 7 है, तो यही हमारी के है। ठीक है, अब देखो ये हमारी के हो गई, तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड किया जाता है, तो मेरे भाई के स्क्वायर, देखो के स्क्वायर प्लस 19 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितने से मेरे भाई, 12 से, तो रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा उस केस में। तो के की वैल्यू 7 है मेरे भाई, तो 7 7 49 प्लस के 19 डिवाइड करना है इसे 12 से, तो कर दो। यार लिखना पड़ता है तुम्हारे चक्कर में सब कुछ, पर कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं। 18 और ये 68 हो गया, डिवाइड करेंगे 12 से, 12 पंच 60, तो कितना शेष बच गया, 8। ठीक है, 8 शेष बचेगा इस केस में, तो 8 ही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 5 8 9 से किसी भी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं बचता है। देखो इस बारे सवाल को आप देख पा रहे होंगे, तो यहां से और यहां से यहां तक इसका मतलब कुछ है ही नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 5 8 9 से किसी भी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन देखो असली सवाल जो है तुम्हारा यहां से शुरू हुआ है मेरे भाई, यहां से शुरू हुआ है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर शेष नहीं बचता है। इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित करने पर शेष नहीं बचता है, तो आपको मैंने पहले बता दिया था 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 की विभाज्यता देखो, या तो मेरे भाई 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। ठीक है, वही संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। अल्टरनेटिव चेक कर लो एक बार, देखो 3 और 3 6 हो गया, 6 में से 6 गया तो क्या इतना बचा, 0, तो मेरे भाई 0 ही बचना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल ये वही संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। बाकी इन्हें चेक कर लो मेरे भाई, 6 और 3 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, लेकिन 3 नहीं बचना चाहिए, या तो 11 बचना चाहिए, या 11 का मल्टीपल, या 0 बचना चाहिए। ऐसे इन्हें चेक कर लो, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। ऐसे इन्हें चेक कर लो, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो 2 बचा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, या तो मेरे भाई 11 बचना चाहिए, या 11 का मल्टीपल, या फिर 0 बचना चाहिए, वही संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। अब देखो टाइप यहाँ पे चेंज हो चुकी है, टाइप हमारे यहाँ पे चेंज हो गई है, टाइप आ गई 5, टाइप यहाँ पे 5 आ चुकी है। दो संख्या का गुणनफल अगर 9216 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है, और शेषफल
शेषफल नहीं बचता है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो भैया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, x इंटू वाई बराबर 92/16 है। 92/16 है। जब बड़ी संख्या को, मैंने मान ली कि बड़ी संख्या x है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, छोटी संख्या y है, से डिवाइड करने पर, से डिवाइड करने पर भागफल 16 आता है, लेकिन शेषफल कुछ भी नहीं बचता मेरे भाई, शेषफल कुछ भी नहीं बचता, शेषफल का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, तो क्या पूछ रहा, तो शेष नहीं बचा तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो मेरे भाई हमें पहले x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब इनके बीच का अंतर निकलेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, देखो ये क्या है यार, अब मैं पूरा डिटेल में बताऊं या ऐसे समझ जाओगे? ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा है भाजक। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल है, भागफल है। ठीक है, और ये हमारा जीरो, जो कि कुछ बचता ही नहीं है, तो वो शेषफल है। ठीक है, उसने कहा है कुछ बचता नहीं है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, ये डीपली में समझा रहा हूं मैं, याद रख लेना, मैंने समझाने की जरूरत नहीं। भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल, गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है, प्लस शेषफल, ये हमारा होता है मेरे भाई। इसे मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखना पड़ रहा है, लेकिन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, ये क्या है, भाज्य बराबर मतलब एक्स बराबर भाजक, भाजक क्या है मेरे भाई, भाजक यहाँ पे क्या है, भाजक क्या है, भाजक क्या है, बाई। ठीक है, भाजक क्या है मेरे भाई, 16, भाजक क्या है, 16। ठीक है, तो 16 बाई प्लस जीरो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई जीरो तो लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो एक्स बराबर 16 बाई आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 16 बाई आ गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया, 16 बाई आ गया, एक्स बराबर 16 बाई आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 16 बाई। तो मैं यहां से आपको इतना पता होना चाहिए, एक्स बराबर जब 16 बाई आ गया, एक्स बराबर 16 बाई आ गया, तो यहां से मैं मेरे भाई एक्स यहाँ पे 16 बाई लिख सकता हूँ ना, एक्स यहाँ पे 16 बाई लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो 16 बाई इंटू बाई, 16 बाई, अरे यार क्या है ये, दो संख्या बोल सही है, 16 बाई इंटू बाई बराबर 92/16, बराबर 92/16 सही है। अब ये हो जाएगा मेरे भाई 16 बाई स्क्वायर, 16 बाई स्क्वायर बराबर 92/16, 92/16। अब 16 से काट दो मेरे भाई, तो बाई स्क्वायर, देखो 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अब कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, अब यहाँ 121 हो गया, 16 पंजे 16 चिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो कितना बच गया मेरे भाई, 96 बच गया, 16 चिक्के 96, तो 576। ठीक है, तो 22 स्क्वायर बराबर कितना बच गया मेरे भाई, 22 स्क्वायर बच गया 576। ठीक है, 22 स्क्वायर बराबर 576 बच गया, तो बाई बराबर ये कितने का वर्ग होता है, 24 का। बाई बराबर कितना आ गया, 24 आ गया मेरे भाई। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 24 आ गई। बहुत बढ़िया, बाई की वैल्यू मेरे भाई 24 आ गई। यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। यहाँ पे बाई की वैल्यू 24 आ गई यहाँ पे, तो x गुणा बाई की वैल्यू 24 आ गई बराबर 92/16। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 92/16 बट्टे 24, इसे काट लो, 24 से काट लो, चाहे 12 से काट लो, 12 दूनी 12, 12 12 12 7 5 72, 12 7 84, 12 7 84। ठीक है, तो कितना बच गया मेरे भाई, 84 मतलब 6, 84, 6 2 8, 81 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 12 5 60, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, और यहाँ पे बच गया मेरे भाई 9, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, यानी 768 बट्टे 12। फिर दे लो इसमें दो से, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4, 2 चक 8 में 384। ठीक है, 384 आ गया, तो मतलब x की वैल्यू 384 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 384। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालना है आपको, तो 384 में से आपको 24 घटाना है, 0 और मेरे भाई 6 और 3, 360। ठीक है, तो 360 हमारा है, ये रहा आपका 360। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है मेरे भाई, देखो इस सवाल को इतना लंबा नहीं खींचना था आपको यार, इतना लंबा तो मैंने समझाने में खींच दिया, लेकिन इतना लंबा आपको खींचना ही नहीं था, ये इतना लंबा खींचना ही नहीं था आपको, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचना था आपको ये सवाल।
कैलकुलेशन आपको देखो, ये जो मैंने भाज्य बराबर, मेरा मतलब ये आपको वो यहाँ से हटाना था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये वाली जो लाइन मैंने लिखी थी ना, वो वाली लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैंने वो वाली लाइन लिखी ना, देखो यहाँ से समझ लो आप सीधे सीधे। अरे यार चलो यहीं से समझ लो आप, यहीं से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो संख्याओं का x गुणा में y, देखो x गुणा में y बराबर 92/16 हुआ था ये, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर, बड़ी संख्या को मैंने x मान ली, बड़ी संख्या मैंने x मान ली, ठीक है। बड़ी संख्या मैंने यहाँ पे x मान ली थी, और छोटी संख्या को जब इसे डिवाइड करा था मैंने, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा था, 16 भागफल बचा था। यहाँ पे शेषफल तो बचा ही नहीं था, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, x बराबर हमेशा होता है x बराबर इन दोनों गुणा, इसके बराबर होता है इन दोनों गुणा, ये याद कर लो बस, इसके बराबर इन दोनों गुणा, x बराबर 16 भाई हो जाएगा। बस ये मैं समझा रहा था, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल, ये यार एक बार समझ लिया ना आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर इन दोनों को गुणा होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा वो, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यहाँ से ये समझाने वाला था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 का कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच 16 27 का अंतर है। दो धनात्मक मतलब x इंटू वाई, मतलब x माइनस के y बराबर दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच 1627 का अंतर है। 1627 का अंतर है, बहुत अच्छी बात है। जब बड़े पूर्णांकों को छोटे पूर्णांक से डिवाइड किया जाता है, सेम टाइप वही है, जब बड़े को छोटे से डिवाइड किया जाता है तो क्या, तो भागफल जो है 7 आता है, भागफल यहाँ पे 7 आता है, बहुत अच्छी बात है। और शेषफल 157, तो यहाँ पे शेषफल इस बार 157 बच रहा है, शेषफल 157 बच रहा है, ठीक है। तो छोटे पूर्णांकों के अंकों का योग ज्ञात करना है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी बात ये है यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू निकले उसके अंकों का योग ज्ञात करना है, ये सवाल है आपका। तो निकाल दो यहाँ से, देखो इसकी वैल्यू जो निकलेगी x बराबर मैंने आपको बताया था इन दोनों को गुणा और प्लस ये, तो 7y प्लस के 157, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी इतनी, कितनी आ गई 7y प्लस के 157। तो मैं यहाँ पे x या पे ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो 7y प्लस के 157 माइनस के y बराबर 1627, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही भैया हमने, बहुत अच्छी बात कही। अब जब हम कह रहे हैं तो हम ही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये जाएगा तो ये 6y बचेगा, 6y बराबर 157, इसमें से ये घटा दो मेरे भाई, 7 में से 7 गया तो 0 बचा, ठीक है। 12 में से 5 गया तो 7 बचा यहाँ पे, ठीक है, सही है ना। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, सही है। यहाँ 15 में से गया तो 14 बचा, क्या मैं सही घटा रहा हूँ? 7 में से 7 गया तो 0 बचा, बहुत अच्छी बात है। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, सही है। और 1 1470, सही है। अब देखो, अब y बराबर देखो, y बराबर 70 है, 2 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, 27 हो गया। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, सही है। 6 चौक 24 और 3 बच गया, 6 5 30, 245 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, 245 आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा 245। 22 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 245 आएगा, 245 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 245 आ गई। तो अब इसी की वैल्यू तो पूछ रहा था, इसी की वैल्यू तो पूछ रहा था, ये इसी की 245 की वैल्यू तो पूछ रहा था। तो कह रहा था 245 जब निकला है आपका, छोटी वाली वैल्यू 245 है, इसके अंकों का योग 4 5 9 9 2 11, 4 5 9 9 9 2 11, ये निकल चुका है आपका, ठीक है, ये निकल चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 25 से 7 है। दो पूर्णांकों के बीच का अंतर यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना है, 2507 है, 2507 है, बहुत अच्छी बात है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर किया जाता है, वही वाला सेम है भाई। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल तो 9 आता है, भागफल 9 आता है और शेषफल 11 बचता है, और शेषफल बचता है 11, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, अब की बार ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली, बस बड़ी संख्या फाइंड करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो निकालो मेरे भाई बड़ी संख्या,
x की वैल्यू निकालो, x बराबर हो जाएगा 9y प्लस के 11। अब तो किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी x की वैल्यू निकालने में। x की वैल्यू जब भी निकालते हैं मेरे भाई, x की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं प्लस के ये, ठीक है ये। तो ये x की वैल्यू आपकी निकल आएगी यहाँ से, ठीक है। x बराबर 9y। अब यहाँ से अब x की वैल्यू x ये पे आप ये रख सकते हो, ठीक है। तो 9y प्लस के 11 गुणा में y बराबर, गुणा में क्या है, दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 25/7 है। तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, अंतर अंतर बोल रहा है, अंतर बोल रहा है मेरे भाई, अंतर बोल रहा है यहाँ पे अंतर बोल रहा है ये x माइनस वाई होगा यहाँ पे, फिर x माइनस वाई बराबर 25/7 है, ठीक है। x माइनस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू 9y प्लस के 11 माइनस की y बराबर 25/7। 25/7 बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो 9y 8y, ठीक है। 8y बराबर यहाँ इसमें से, तो मेरे भाई अब इसमें से ऐसा करो कि 9y 8y बचा, 8y बराबर ये प्लस का ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 4 2500 में से 4 घटाएंगे तो 2496 सही है। तो y बराबर हो जाएगा ये 8 के 24 और 8 गुना 8 दूनी 16, 312। y की वैल्यू आ गई 312। जब y की वैल्यू 312 आ गई तो हमें x चाहिए, x की वैल्यू मेरे भाई, ठीक है। हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, मेरे भाई, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x माइनस के 312 बराबर 2507। 2507 सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। अब ऐसा करो, इसे आप इधर कर दो बस, x बराबर ये माइनस का ये प्लस का जुड़ जाएगा इसमें, तो 2507 प्लस के 312 9 1 8 और ये, ठीक है, 2819। तो ये रहा हमारा 2819, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा 19 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 26 है। दो संख्याओं का योग जो है वो कितना 26 है, और उनका अंतर जो है 14 है, और उनका अंतर जो है 14 है, और उनका अंतर 14 है। और अंतर यदि बड़ी संख्या के 3 गुना को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। जब बड़ी संख्या के 3 गुना को, मतलब बड़ी संख्या मैंने x मान ली, x है ही है, ठीक है। बड़ी संख्या के 3 गुना को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या के 3 गुना को, बड़ी संख्या 3 गुना को छोटी संख्या से विभाजित किया था, मतलब बड़ी संख्या के 3 गुना को छोटी संख्या से विभाजित किया था, तो क्या बचता है? तो हमें सीधा सीधा भैया x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब इस केस में x प्लस वाई बराबर दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर दिया हो, तो जब x और y की वैल्यू निकालनी हो तो पता है कैसे निकालते हैं? जब बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़ के आधा कर दो, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा, ठीक है। और छोटी संख्या का जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो हम घटा के आधा कर देंगे, तो 14 में तो 12 बचा, ठीक है। 12 ही तो बचा मेरे भाई, 12 ही तो बचा, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जोड़ के 26 आना चाहिए, तो 20 और 6 को जोड़ के 26 आएगा, और घटा के 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आएगा। बिल्कुल हमारा इक्वेशन सही बैठा है। अब मेरे भाई ये कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, यहाँ से देखो, बड़ी संख्या के 3 गुणे को यानी कि इसके 3 गुणे को, यानी कि 60 को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। छोटी संख्या 6 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है? 10 आता है आपका। तो आपका ये आएगा 10, आप देख पा रहे हो, ये वाला जो 10 आएगा वो वाला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दो पूर्ण संख्याओं के बीच 1208 का अंतर है। मेरे भाई दो पूर्ण संख्याओं के बीच 1208 का अंतर है। कोई बात नहीं है, होने दो भैया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, सेम कंडीशन वही वाली फॉलो होने लगी मेरे भाई, जो पहला वाला सवाल किया था हमने। जब बड़ी संख्या को मेरे भाई छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है? तो भागफल 4 आता है और शेषफल 182 आता है। भागफल कितना आता है? 4 आता है। भागफल 4 आता है और शेषफल 182 आता है। तो मुझे पता है कि इस केस में जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो 4y प्लस के 182 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली आपने, यहाँ से मेरे भाई x की वैल्यू निकाल ली आपने, तो x यहाँ पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते?
तो 4y प्लस की 182 माइनस की बाई बराबर 1208। 1208, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही पकड़े हो मेरे भाई। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, ये 3y बचेगा, ठीक है, बराबर 182 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से मेरे भाई 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 10 में से 8 गई तो मेरे भाई 2 बचेगा, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और 1 ये बचा, मतलब 1 यार 26 बचा। तो 3 से ये काट दो, कट जाएगा ना, कट जाएगा मेरे भाई। तो बाई बराबर हो जाएगा 3 तरह का 9, 3 चक 12 और 3 दूनी 6, मतलब बाई बराबर 342 हो गया। जब बाई बराबर 342 हो गया तो ये पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई। तो बड़ी संख्या ज्ञात मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। एक्स माइनस की बाई की वैल्यू कितनी, 342 बराबर 1208, 1208 मतलब 1208 में ये इधर माइनस की तो इधर ये प्लस की हो जाएगी, तो एक्स बराबर हो जाएगी 342 का मतलब हो जाएगा 055 और ये 1550, 1550, 1550 आपका 1550, ये रहा 1550, ठीक है, 1550। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे मेरे भाई। 21 क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, नेक्स्ट चालू है, बिल्कुल चालू है। दो पूर्ण संख्याओं के बीच दो पूर्ण संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 8 आता है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल कितना आता है, भागफल 8 आता है। और शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है मेरे भाई 25। 25, तो दोनों संख्याओं को ये पूछ रहा है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है और इन्हें प्लस करके बताना है। x प्लस वाई बराबर क्या, कहने का मतलब ये है, सीधी बात ये है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8y प्लस के 25, x की वैल्यू आ गई 8y प्लस के 25, 8y प्लस के 25 मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई। तो x बराबर हो जाएगा 8y प्लस के 25 माइनस की बाई बराबर 1495, 1495, सही पकड़े हो मेरे भाई, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो। 8y ये प्लस का, ये माइनस की y है तो 7y बचेगा, ठीक है। प्लस की ये 25 है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा मेरे भाई, और 14, यानी कि 1470। 7 से काट दो, बाई बराबर हो जाएगा मेरे भाई 7 दूनी 14, 7 बाई 70, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई 210। बाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, बाई की वैल्यू आ गई 210, बाई की वैल्यू आ गई 210, बाई की वैल्यू आ गई 210। बाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, बाई की वैल्यू आ गई मेरे भाई यहाँ पे, बाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 210, ठीक है, 210, 210 बाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है फिर तो देखो, ठीक है। बाई की वैल्यू 210 आ गई, तो x माइनस के 210 बराबर 1495। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो जोड़ दो मेरे भाई इसमें 210, 210 इसमें जोड़ दो ना, तो 5 एकम 5, 0 6 7 यानी 1705, 1705 आ गया मेरे भाई, ठीक है, 1705 आ गया यहाँ पे, 1705 आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 1705 आ गया, एक्स की वैल्यू 1705, इनको जोड़ दो 1705, 1705 और 210, 210, यही तो बोल रहा था, 5 5 1 9 1915, 1915 ये रहा आपका 1915, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वो पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जोड़ के बता दिया कि इसका ये है 1915 जो आया था, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे मेरे भाई, अगला देख लेंगे, अगला देखेंगे, चलो 22वां और देख लो, ठीक है, 22वां 23वां और देख लो, फिर टाइप 7 के बाद में हम आगे करा देंगे, ठीक है। 22वां देख लो, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, 2000 के गुणनखंड पूछ रहा है मेरे भाई, 2000 के गुणनखंड, 2000 के गुणनखंड, गुणनखंड मेरे भाई। इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, वो समझाना ये चाहूंगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने से पहले मान के चलो मेरे भाई 36 के फैक्टर निकालने हैं आपको, तो 36 के फैक्टर निकालो, मतलब 2 से निकालो 18, फिर 2 से काटो 9, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो एक बार, मतलब मैंने यहाँ पे देखा
दो, दो और तीन, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि कितना निकला मेरे भाई, यहाँ पे निकला 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, सही है। 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर, भाई दो दो बार है और ये तीन तीन बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर, ये 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो, हमेशा जब कुल फैक्टर निकालते हैं, कुल फैक्टर निकालते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, कुल फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो पावर है ना इसमें +1 कर दो, इन दोनों पावर में +1 कर दो, तो 2 + 1 3 हो गया, गुणा 2 + 1 3 हो गया, इनको गुणा कर दो बराबर 9। यही हमारे गुणनखंड होंगे, यही हमारे फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे वो ये फैक्टर होंगे। जैसे चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो एक बार, मैंने चेक किया यहाँ पे कि 36 के फैक्टर कितने होंगे, 36 के फैक्टर होंगे कितने होंगे। फैक्टर का मतलब ये है कि 36 ऐसी इतनी इतनी संख्या बताओ जो 36 को डिवाइड कर दें। तो मेरे भाई एक भी 36 को डिवाइड करती है, दो भी करती है, तीन भी करती है, चार भी करती है, 4 से भी 36 डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से भी होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 10 से नहीं होता, 11 12 13 से नहीं, 14 15 से नहीं होता, 17 से नहीं, 18 से होता है, 18 से होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो और एक 36 से होगा मेरे भाई, 36 से भी तो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से और होगा मेरे भाई, 12 से भी तो होगा, 12 से भी तो होगा, 12 3 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, टोटल फैक्टर कितने हो गए मेरे भाई, 9 हो गए। और हमारे यहाँ पे कितने फैक्टर निकले थे, तो 9, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आ गई जैसे 2000 है, तो 2000 को क्या हम चेक करते रहेंगे, आप बताओ क्या चेक करते रहेंगे 2000 को, ये 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी, 5 से भी है, 100 से भी, ऐसे आगे आगे चेक करते रहेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई। तो इसके लिए यही मेथड हम अपनाएंगे जो मैंने आपको ये वाला समझाया था, ठीक है, यही वाला अपनाएंगे जो मैंने आपको समझाया था। 2000 के फैक्टर कर लो पहले, 2000 के फैक्टर कर लो, कैसे करेंगे फैक्टर, वही वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था, वही वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था। 2000 है, ठीक है, इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 1000 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर मेरे भाई 500 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 250 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 125 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, 25 बार जाएगा, फिर 5 से करोगे, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 से करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, गुणा 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि जब भी फैक्टर निकालते हैं तो कुछ नहीं करना, पावर में +1 करके गुणा करना है, बस पावर में +1 करके गुणा करना है, पावर में +1 करके गुणा करना है, पावर में +1 करके गुणा करना है, पावर में +1 करके, यानी 5 गुणा में 4, 5 चौक 20, यानी कि जो हमारा जवाब होगा वो 20 होगा, जो हमारा वो जवाब होगा वो 20 होगा, जो हमारा जवाब होगा वो 20 होगा, ठीक है। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और ये वाला 2023 में लेटेस्ट जो अभी हुआ था तब ये वाला प्रश्न आया था, ठीक है, वो वाला। तो आप देख सकते हो मेरे भाई, आगे देखो 23 में, और देख लो ये लास्ट है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 2145 की, 2145 के 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से बड़ी है। तो इसके गुणनखंड करके देखो, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 1 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से, फिर कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 6 6 13 नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 5 2 बच गया, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये कटेगा 143 मेरे भाई। अब ये कटेगा 11 से, 11 से, 11 11 11 तिया 33, ठीक है, फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13, ठीक है। तो मेरे भाई 3 गुणा में 5 गुणा में 11 गुणा में 13, ठीक है। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया। देखो ये अभाज्य ही है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंड आ गए निकल के, सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से बड़ी है। अब इसका योग करना मेरे भाई, देखो 3 1 4 4 5 और 9, ठीक है, 3 1 4 4 5 9 9 3 12, एक बचा, 1 3, देखो 1 2 2 1 3 32, ये हमारा निकल गया है 32। अब ये देखो 32 में से यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या से जो 32 से बड़ी है, क्या 31 32 से बड़ी है, नहीं, क्या 29 बड़ी है, नहीं, क्या 32 बड़ी है, 32 भी बड़ी नहीं है, 32 इक्वल है लेकिन 32 बड़ी नहीं है, तो बड़ी क्या है, बड़ी है हमारी मेरे भाई 41,
ये यही बोल रहा था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की योग से बड़ी है, तो योग से बड़ी तो खाली 41 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 23 प्रश्न कर चुके हैं मेरे भाई। आगे जो बाकी बचे हैं, अब ज्यादा नहीं बचे हैं, 23-24 ही और बचे हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम इसका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। मेरे कहने से बस इतना कर लो, मेरे कहने से बस इतना कर लो कि इसे बिल्कुल खत्म कर दो किताब, इसको पूरी किताब को। ठीक है, और सही सही मायने में मैं बताऊं ना मेरे भाई, पूरी रात होगी मुझे जागते जागते, मैं अभी सोया नहीं हूँ। और क्योंकि स्टडी भी की है मैंने थोड़ा सा आप सबके लिए। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 6:36 हो चुकी है, 6:36 हो चुकी हैं। और मतलब मुझे नींद ही नहीं आई आज। ठीक है, तो मैं बस एक बार ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो मेरे कहने पे मेरे भाई। मुझे बस आपका हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। आपके सिलेक्शन से ज्यादा मुझे खुशी होगी। मुझे कोई है मेरी बातों सुनने वाला लास्ट तक, अगर कोई एंड में हो तो प्लीज एक बार मुझे ये बता देना कि भैया मैंने आपकी ये वाली बात सुनी थी, जो आपने लास्ट में सिलेक्शन वाली बात बोली थी। सच में मुझे यार, यार मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ कसम से। ठीक है, क्योंकि मुझे यार, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अपने आप पे कि यार मेरी गाइडेंस में भी, मेरे समझाने पर भी मतलब कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आगे आपको मिल जाएगा। इस किताब को मेरे साथ लगा लो बस, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैथ के लिए, मतलब मैथ के लिए बहुत अच्छा, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। जिसके 0 1 2 3 4 बन रहे हैं, वो कम से कम 12 13 आराम से करके आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, सी यू, टेक केयर।